Assalamu alaikum everyone. So in this video we are going to do the gallbladder and biliary tract. ठीक है, सबसे पहले जो डिजीज़ आ जाती है दैट्स द बिलियरी एट्रीसिया. ठीक है, बिलियरी एट्रीसिया का क्या मतलब है? जो हमारे पास जो बिलियरी ट्री होता है, ठीक है, एक्स्ट्रा हेपेटिक बिलियरी ट्री, उसमें हमारे पास उसकी या तो बनता नहीं है, ठीक है, या तो उसकी अर्ली डिस्ट्रक्शन हो जाती है. ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि हमारे पास बिलियरी ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है, मतलब बाइल वगैरह जूसेस वगैरह जो है ये हमारे पास जो है वो इंटेस्टाइन तक नहीं पहुंचता है. ठीक है, अच्छा, इसकी वजह से क्या होता है कि पेशेंट प्रेजेंट विद जॉन्डिस एंड सिरोसिस वगैरह. ठीक है, अच्छा जी. फिर सेकंड जो हमारे पास डिजीज़ है दैट्स दी कोलीलिथिएसिस. ठीक है, कोलीलिथिएसिस को जो है हम लोग गाल स्टोन्स कहते हैं. ठीक है, अब गाल स्टोन्स जो होते हैं ना, ये हमारे पास इसकी जो है मेन कॉज की हम बात कर लेते हैं. ठीक है, देखो गाल स्टोन जो है ना हमारे पास उसकी मेनली दो टाइप्स होती हैं, या तो कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स होते हैं या तो पिगमेंट स्टोन्स होते हैं. ठीक है, अब कोलेस्ट्रॉल या पिगमेंट की हमारे पास या तो कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाए, ठीक है, कंसंट्रेशन ज़्यादा होने के साथ साथ वो प्रेसिपिटेट भी कर रहे हों, ठीक है, सही है, उनकी सुपर सेचुरेशन हो जाए, ठीक है, और हमारे पास जो डिफरेंट फॉस्फोलिपिड्स और बाइल एसिड्स होते हैं उनकी डेफिशिएंसी हो जाए, जो इसको सॉल्युबल बनाने में उनका काम होता है वो भी ना हो. ठीक है, इसके अलावा इनकी स्टेसिस भी ना हो, ठीक है, मतलब मूव भी नहीं कर रहे एक जगह से दूसरी जगह, तो अल्टीमेटली हमारे पास क्या होगा, कोलीलिथिएसिस मतलब स्टोन फॉर्मेशन हो जाएगी. दोबारा बता देता हूँ क्या होता है कि हमारे पास सुपर सेचुरेशन होती है पिगमेंट्स की या कोलेस्ट्रॉल की. ठीक है, कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है, प्रेसिपिटेशंस हो जाती हैं. ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है कि वो जाता है और उसकी वजह से हमारे पास जो फॉस्फोलिपिड्स होते हैं, और इसके अलावा हमारे पास जो फॉस्फोलिपिड्स होते हैं, बाइल एसिड्स होते हैं, वो उनका क्या काम होता है, उनका काम होता है कि इसको सॉल्युबल बनाए. ठीक है, अगर वो भी ना हो और स्टेसिस वगैरह भी नहीं हो रही तो अल्टीमेटली बंदे में कोलीलिथिएसिस हो जाएगा. ठीक है, अब डिफरेंट टाइप ऑफ स्टोन्स होते हैं. ठीक है, कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स होते हैं और बाइल स्टोन्स होते हैं. ठीक है, कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स जो होते हैं ना, ये मेनली हमारे पास येलो कलर के होते हैं. ठीक है, और ये मेनली 90% जो है वो कॉमन है वेस्ट में. ठीक है, वेस्ट में 90% कॉमन है. ठीक है, और ये हमारे पास रेडियो जो है वो लूसेंट होते हैं. ठीक है, मतलब कि एक्सरे में नज़र नहीं आते, लेकिन अगर ये कैल्शियम के साथ बाइंडेड हो ना तो ये रेडियो ओपैक होते हैं 10% केसेस में. ठीक है, इसके अलावा जो है ना ये हमारे पास इसके रिस्क फैक्टर्स की हम बात कर लेते हैं. ठीक है, तो रिस्क फैक्टर्स में क्या होता है कि अगर बंदा जो है वो उसकी एज जो है वो 40 से ज़्यादा हो, एस्ट्रोजन का लेवल फीमेल में ज़्यादा है, प्रेगनेंट है, ओरल कंट्रासेप्टिव वगैरह ले रही है. ठीक है, इसके अलावा ओबीज़ है. ठीक है, इसके अलावा खोन्स डिजीज़ हो गई. ठीक है, लिवर सिरोसिस वगैरह हो गया. एंड एक पेशेंट है जो क्लोरफेब्रेट ले रहा है. क्लोरफेब्रेट जो है ना ये हमारे पास HMG को ए संतेज जो है ना उसका इनहिबिटर है. ठीक है, ठीक है, तो अल्टीमेटली क्या होगा कि हमारे पास HMG को ए सिंथेस जो है वो नहीं बनेगा. नहीं, HMG को ए रिडक्टेस का इनहिबिटर है. HMG को ए रिडक्टेस का इनहिबिटर का क्या मतलब है कि हमारे पास जो है वो नहीं होगा, मतलब कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस बहुत ज़्यादा होनी शुरू हो जाएगी. अल्टीमेटली जो है वो हो जाएगा बंदे में कोलेस्ट्रॉल का लेवल ज़्यादा हो जाएगा. ठीक है, इसके अलावा हमारे पास जो वो है ना एस्ट्रोजन है ना, ये भी हमारे पास HMG को रिडक्टेस का लेवल कम कर देता है, और जब HMG को रिडक्टेस का लेवल कम हो जाए तो अल्टीमेटली कोलेस्ट्रॉल का लेवल ज़्यादा हो जाता है. ठीक है, फिर इसके बाद हमारे पास दूसरे स्टोन्स जो हैं वो हमारे पास हैं बिलिरुबिन स्टोन्स. ठीक है, जिसको आप पिगमेंट स्टोन्स भी कहते हो. ठीक है, और ये हमारे पास जो है वो ब्लैक कलर के होते हैं. ठीक है, दूसरा ये ब्लैक कलर के भी हो सकते हैं, ब्राउन कलर के भी हो सकते हैं. ठीक है, और ये रेडियो ओपैक होते हैं, एक्सरे में नज़र आते हैं. ठीक है, इसके अलावा इसकी जो रिस्क फैक्टर्स हैं ना तो वो हमारे पास या तो एक्स्ट्रा वास्कुलर हेमोलिसिस बहुत ज़्यादा हो गई है, मतलब RBC की ब्रेकडाउन बहुत ज़्यादा हो गई है. ठीक है, तो उसकी वजह से क्या हो, बिलिरुबिन बहुत ज़्यादा बनेगा. इसके अलावा डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो भी इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि बिलियरी इन्फेक्शंस हो जाए ना, डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, एस्केरिस लैम्ब्रिकॉइडिस वगैरह हो गया, क्लोनॉर्कस सिनेसिस वगैरह हो गया. ठीक है, अच्छा, फिर इसके बाद जो हमारे पास जो वो होते हैं ना ब्लैक स्टोन्स जो होते हैं ना, तो ब्लैक स्टोन्स जो बने होते हैं वो अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन से बने होते हैं, और हमारे पास ऑक्सीडाइज इनऑर्गेनिक कैल्शियम सॉल्ट से बने होते हैं ब्लैक स्टोन्स. ठीक है, और जो ब्राउन स्टोन्स होते हैं ना वो अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन से बने होते हैं, और हमारे पास
इनऑर्गेनिक कैल्शियम सॉल्ट से बने होते हैं, लेकिन प्योर इनऑर्गेनिक कैल्शियम सॉल्ट से बने होते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद इसकी गॉल स्टोन्स जो होते हैं ना, ये हमारे पास यूजुअली एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, ठीक है। कॉम्प्लिकेशंस जो होती हैं बंदे में क्या होता है, बिलियरी कोलिक मतलब कि पेन होता है, ठीक है। एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस हो सकता है, क्रोनिक पैंक्रियाटाइटिस हो सकता है, इसके अलावा एसेंडिंग कोलेंजाइटिस हो सकता है, ठीक है। इन्फ्लेमेशन हो जाती हैं ये डिफरेंट डक्ट की, ठीक है। गॉल स्टोन इलियस हो सकता है कि गॉल स्टोन जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन तक जाएगा और स्मॉल इंटेस्टाइन की ऑब्स्ट्रक्शन कर लेगा। इसके अलावा गॉल ब्लैडर कैंसर भी हो सकते हैं, ठीक है। अब बिलियरी कोलिक की बात कर लेते हैं। तो बिलियरी कोलिक जो होता है ना, मतलब बिलियरी ट्रैक में कोई ऑब्स्ट्रक्शंस हैं, कोई इन्फ्लेमेशंस हैं, उसकी वजह से बंदे को पेन हो रहा है इस जगह पे, ठीक है। और ये जो है सिम्टम्स रिलीव हो जाते हैं अगर बंदा जो है वो स्टोन्स को रिमूव कर ले, ठीक है। और इसकी वजह से पेशेंट में एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस और जॉन्डिस वगैरह और सिरोसिस वगैरह ये चीज़ें नज़र आना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। अब हम आते हैं एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस पे, ठीक है। एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस में क्या होता है, एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस मतलब कि एक्यूट इन्फ्लेमेशन होती है, ठीक है, गॉल ब्लैडर की, ठीक है। मेनली किसकी वजह से होती है, कोई जो सिस्टिक डक्ट होता है ना, सिस्टिक डक्ट, उसमें कोई स्टोन स्टक कर जाए, उसमें कोई इन्फ्लेमेशन हो जाए, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होगा कि हमारे पास जो गॉल ब्लैडर होगा वो ओवर डायलेट हो जाएगा। जब वो ओवर डायलेट हो जाएगा, उसकी बहुत ज़्यादा डिस्टेंशन हो जाएगी, तो वो जो इर्द गिर्द उसके ब्लड वेसल्स होते हैं उनको स्क्वीज़ करना शुरू हो जाएगा। और जब वो स्क्वीज़ होना शुरू हो जाएंगी ना, तो उसकी वजह से क्या होगा, ब्लड सप्लाई जो है उस एरिया की रिड्यूस्ड हो जाएगी, इस्कीमिया हो जाएगा। इस्कीमिया की वजह से बैक्टीरियल ग्रोथ होगी और इन्फ्लेमेशन हो जाएंगी, ठीक है। अच्छा, अब इसमें पेशेंट प्रेजेंट किस तरह करता है, पेशेंट इस तरह प्रेजेंट करता है कि उसका राइट अपर क्वाड्रेंट पेन होता है, ठीक है। राइट अपर क्वाड्रेंट पेन विद ऑफन रेडिएट टू राइट स्कैपुला, ठीक है। राइट अपर क्वाड्रेंट पेन जो स्कैपुला तक रेडिएट करता है, ठीक है। इसके अलावा फीवर होता है, WBC काउंट जो होता है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, मेनली न्यूट्रोफिल्स बिकॉज ऑफ द बैक्टीरियल इन्फेक्शन, और अल्कलाइन फॉस्फेटेज का लेवल भी ज़्यादा हो जाता है। अब अल्कलाइन फॉस्फेटेज जो है ना, ये हमारे पास जो गॉल ब्लैडर का एपिथेलियम होता है ना, तो उसमें हमारे पास एंसिस्टिक डक्ट के भी एपिथेलियम में हमारे पास जो होते हैं अल्कलाइन फॉस्फेटेज होता है, ठीक है। जब डैमेज होती है इस एपिथेलियम की, तो अल्कलाइन फॉस्फेटेज रिलीज हो जाते हैं और ब्लड में अल्कलाइन फॉस्फेटेज का लेवल ज़्यादा हो जाता है, तो इट इज़ अ डायग्नोस्टिक मार्कर फॉर द एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा ये अगर ट्रीट नहीं करोगे ना, तो गॉल ब्लैडर रप्चर हो सकता है और रप्चर की वजह से आपके डिफरेंट कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब हम लोग आते हैं क्रोनिक कोलिसिस्टाइटिस पे। अब अगर एक्यूट जो है वो परसिस्ट कर रहा है बहुत टाइम के लिए, ठीक है, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा कि हमारे पास क्रोनिक इन्फ्लेमेशन हो जाएगी गॉल ब्लैडर में, ठीक है। अब क्रोनिक इन्फ्लेमेशन में हमारे पास क्या होता है, हमें रोकेटेंस्की एस्कॉफ साइनसेस नज़र आना शुरू हो जाते हैं, रोकेटेंस्की एस्कॉफ साइनसेस। अब रोकेटेंस्की एस्कॉफ साइनसेस क्या होते हैं कि जो हमारे पास म्यूकोजा है ना, उसकी गॉल ब्लैडर की म्यूकोजा की आउट पाउचिंग हो जाती है और वो जाके ये मस्कुलरिस लेयर नहीं होती, मस्कुलर वॉल, उसमें चला जाता है। फॉर एग्जांपल ये म्यूकोजा है ना, तो म्यूकोजा की आउट पॉकेटिंग हुई है और वो जाके मस्कुलर लेयर तक चला गया, तो उसको आप रोटेंस्की एस्कॉफ साइनसेस कहते हो, ठीक है। इसके अलावा इसमें भी वही राइट अपर क्वाड्रेंट पेन होता है, ठीक है, और मेनली जब आप खाना खाते हो ना तो इसमें पेन होता है, ठीक है, आफ्टर ईटिंग। और इसमें जो है ना पोर्सिलाइन गॉल ब्लैडर इज़ अ लेट कॉम्प्लिकेशन, और पोर्सिलाइन गॉल ब्लैडर ही वही चीज़ है जो कैंसर बना सकती है गॉल ब्लैडर की, ठीक है। फिर इसमें क्या होता है, गॉल ब्लैडर जो होता है वो हाँ, और पोर्सिलाइन गॉल ब्लैडर जो होता है ना, इसमें क्या होता है, ये अब डायग्राम दी हुई है, ये पोर्सिलाइन गॉल ब्लैडर है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि हमारे पास क्रोनिक इन्फ्लेमेशन होती है, फाइब्रोसिस होती है और डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन होती है इर्द गिर्द गॉल ब्लैडर के, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद इंक्रीज द रिस्क फॉर द कार्सिनोमा और ट्रीटमेंट इज कोलिसिस्टेक्टमी स्पेशली इफ़ द पोर्साइन गॉल ब्लैडर इज़ प्रेजेंट, ठीक है। ट्रीटमेंट जो है कोलिसिस्टेक्टमी है, पूरा गॉल ब्लैडर रिमूव कर देते हो आप, ठीक है, लेकिन मेनली आप पोर्साइन गॉल ब्लैडर को रिमूव करते हो, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग आते हैं असेंडिंग कोलेंजाइटिस, ठीक है। असेंडिंग कोलेंजाइटिस जो होता है ना, ये मेनली जो हमारे पास बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है बाइल डक्ट का, ठीक है, जो बाइल डक्ट नहीं होता, ठीक है, बाइल डक्ट, ठीक है,
उसकी मतलब सिस्टिक डक्ट और हेपेटिक डक्ट, कॉमन हेपेटिक डक्ट मिलके हमारे पास बाइल डक्ट बना देते हैं ना। तो अगर बाइल डक्ट की हमारे पास इन्फेक्शन हो जाए, इन्फ्लेमेशन वगैरह हो जाए, और मेनली किसकी वजह से हो जाए, यूजुअली एसेंडिंग इन्फेक्शन विद ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की वजह से हो जाए ना, तो उसको आप एसेंडिंग कोलिंजाइटिस कहते हो। और इसमें पेशेंट में वही सिरोसिस होगा, जॉन्डिस वगैरह होगा, पल्पेबल गॉल ब्लैडर वगैरह होगा, कोलिडोकोलिथिएसिस जो है इसकी कॉज जो है वो हो सकता है। अगर जो बाइल डक्ट है ना उसमें अगर स्टोन स्ट्रक्चर हो जाए तो उसको हम कोलिलिथिएसिस कहते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग आते हैं गॉल स्टोन इलियस। गॉल स्टोन इलियस में क्या होता है कि अगर गॉल ब्लैडर रप्चर हो जाए और उसका जो स्टोन है वो हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन तक आ जाए, ठीक है, और स्मॉल इंटेस्टाइन की जो है ऑब्स्ट्रक्शन कर दे, तो उसको आप गॉल स्टोन इलियस कहते हो, ठीक है। फिर हम लोग आते हैं गॉल ब्लैडर कार्सिनोमा, ठीक है। अब गॉल ब्लैडर कार्सिनोमा क्या होता है कि एडिनोकार्सिनोमा अराइजेस फ्रॉम द ग्लैंडुलर एपिथेलियम दैट लाइंस द गॉलब्लैडर वॉल, ठीक है। एडिनोकार्सिनोमा अराइजेस फ्रॉम द ग्लैंडुलर एपिथेलियम दैट लाइन द गॉलब्लैडर वॉल, ठीक है। फिर ये गॉल स्टोन्स आर अ मेजर रिस्क फैक्टर स्पेशली व्हेन complicated by porcine gallbladder, ठीक है। क्लासिकली प्रेजेंट एज कोलिसिस्टाइटिस इन एन एल्डरली वुमेन, पुअर प्रेगनोसिस होती है, ठीक है। गॉलब्लैडर कार्सिनोमा एडिनोकार्सिनोमा होता है, अराइजेस फ्रॉम द ग्लैंडुलर एपिथेलियम दैट लाइंस द गॉलब्लैडर, एंड गॉल स्टोन्स जो है वो मेन फैक्टर होता है, और स्पेशली जब पोर्साइन गॉलब्लैडर होता है, ठीक है। और ये इसमें हमारे पास कोलिसिस्टाइटिस और ओल्ड वुमेंस में होता है, और इसकी प्रोग्नोसिस भी बहुत पुअर है, ठीक है। दैट्स इट, थैंक यू।